वीकेंड के लिए अगर बाहर गए थे देश से तो बाहर जब वापस आ पाए तो समझिए ये देश बदल चुका है और इस तरह के नज़ारे देखने को मिले जो भारत में दशकों से देखने को नहीं मिले। तालिबान जिस तरह का महिला विरोधी उसका तमाम रवैया रहता है अफगानिस्तान में, वही रवैया यहाँ भी देखने को मिला। आखिर क्या मजबूरी है कि तालिबान से बातचीत कर रहा है भारत उनको? कि आप इतने बड़ी सेमिनरी में जाएंगे जहाँ ये स्टूडेंट्स है तो ऑब्वियसली घेर लेंगे, बहुत लोग आ जाएंगे। तो ये वीडियोस इतने जारी, इतने मतलब बिग स्केल पे किया, ये मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट के रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता था। और झड़पें हो रही हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ऐसे में किस तरह का अवसर देख रही है मोदी सरकार तालिबान से एंगेज करने की वजह? देखिए, मेरा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, ये पुराना एक रिवाज है डिप्लोमेसी में। तो एक रिश्ता लग रहा है कि भाई पाकिस्तान अमेरिका के ज्यादा करीब जा चुका है, इसलिए जल्दबाजी में मैं कुछ करूं तालिबान के साथ। ये मुझे एक पैनिक रिएक्शन किस्म की डिप्लोमेसी लग रही है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अगर आप शनिवार रविवार यानी वीकेंड के लिए अगर बाहर गए थे देश से तो बाहर जब वापस आ पाए तो समझिए ये देश बदल चुका है। देश इतना बदल चुका है कि तालिबान के जो मंत्री हैं वो भारत आए, उनके साथ विदेश मंत्री की मुलाकात हुई, वो देवबंद गए और इस तरह के नज़ारे देखने को मिले जो भारत में दशकों से देखने को नहीं मिले। यानी भारत की तमाम तरह की नीति, मैं कहूँगी घरेलू नीति, विदेश नीति, सब में इतनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है कि जो लोग भाजपा को, उसकी सरकार को, नरेंद्र मोदी को भी पिछले 11 साल से देख रहे हैं वो हैरान हैं और उससे भी ज़्यादा परेशान हैं। आखिर क्या मजबूरी है कि तालिबान से बातचीत कर रहा है भारत? न सिर्फ की बातचीत कर रहा है एक डिप्लोमेटिक राजनयिक स्तर पर, बल्कि इसके अलावा जिस तरह से अपनी पूरी पीठ मोड़कर, या मैं कहूँगी एक सजदे में आकर, उनकी हर तरह की मांगे मानकर, तालिबान जिस तरह का महिला विरोधी उसका तमाम रवैया रहता है अफगानिस्तान में, वही रवैया यहाँ भी देखने को मिला। और ये सब कुछ बर्दाश्त किया गया कि उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को आने की इजाज़त नहीं थी। ये सब कुछ बर्दाश्त किया गया और बाकायदा इस बात को हमारे विदेश मंत्री ने डिफेंड भी किया जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन दोनों ने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई। तो ये तो समझ में आता है कि ये जो अफगानिस्तान है ये हमारा पड़ोसी मुल्क है और उसके साथ बातचीत जरूरी है। अब जो भी वहां सरकार होगी उससे बात करनी जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से अपने तमाम उसूलों को, अपने संवैधानिक मूल्यों को, हमारे देश के मानवाधिकार के जो तमाम ट्रेडिशंस रहे हैं उन सब को झुकाकर जो मोदी सरकार ये बातचीत कर रही है उसको किस तरह से समझा जाए, इसी को समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं और एक तरह का ड्रीम पैनल है इस वक्त मेरे पास, क्योंकि ये दोनों मेहमान ऐसे हैं जो पिछले कई दशकों से भारत की जो विदेश नीति है उसको अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं, अफगानिस्तान जा चुके हैं और इसके अलावा उसको घरेलू राजनीति से कैसे जोड़ा जाए इसको भी अच्छे तरीके से। जिन एक सवालों पे भी आऊंगी, पाकिस्तान के एंगल पे भी आऊंगी, देवबंद क्यों गए और क्या जाने दिया गया, या ऐसी चाह हुई कि वाकई जाते हुए दिखने भी चाहिए तालिबान। जिस तरह के वीडियो और जिस तरह के पिक्चर्स हमने देखी सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उसको लेकर एक तरह का रिएक्शन भी हो रहा है। नरेंद्र मोदी का वो बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि गुड तालिबान और बैड तालिबान, हमको ये फैसला करना होगा कि आतंकवादियों का समर्थक कौन है और मानवता का समर्थक कौन है। इतना मॉरल हाई ग्राउंड लेने वाले वही व्यक्ति जब उनकी सरकार होती है तो वो तालिबान के आगे कैसे लाल कालीन बिछा रहे हैं, और या फिर मैं कहूं हरा कालीन बिछा रहे हैं। ये जरूर इससे बातचीत होगी कि क्या होगा कि भारत सरकार, मोदी सरकार जो है, इनके हाथ में पूरी तरह से ये कैपेसिटी थी, ये ताकत थी, ये अधिकार था मुत्तकी साहब के आने से पहले, तालिबान के नीतियों को मद्देनजर रखते हुए, कि वो मुत्तकी साहब और अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री और अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है उनको इंस्ट्रक्ट करें कि जो भी प्रोग्राम विदेश मंत्री साहब रखने वाले हैं, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, एम्बेसी में हो, कहीं और हो, भारतीय संविधान के अंतर्गत ये होना चाहिए। और जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, किसी भी हालत में ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए। अगर विदेश मंत्रालय को ये जानकारी नहीं थी कि मुत्तकी साहब और मुत्तकी साहब की जो मिनिस्ट्री है ऐसा रवैया करने वाली है, तो मैं समझता हूँ कि लानत हो एक ऐसे मंत्रालय पे। आपकी इंटेलिजेंस, आपका पॉलिटिकल एनालिसिस पूरी तरह से फेल हो गया। तो ये क्लेम करना कि हमको पता नहीं और ये उनकी जमीन है,
मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा 2014 जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक तरह से ऐतिहासिक कदम उठाया कि जनूबी एशिया के सारे जो लीडर्स हैं, दक्षिण एशिया के सारे लीडर्स को स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए बुलाया गया। और नवाज शरीफ साहब जो उन दिनों पाकिस्तान के वजीर आजम थे, उनको ये संदेश पहुंचाया गया कि देखिए आप अपने एम्बेसी, अपने हाई कमीशन में मेहरबानी करके हुर्रियत के जो लीडर हैं उनसे आप मत मिलिए। पाकिस्तान अगर बोलता यही तर्क इस्तेमाल करते हुए जो आज विदेश मंत्रालय से सुनने को आ रहा है कि भाई हाई कमीशन की जमीन जो है ये पाकिस्तानी जमीन है, इसमें पाकिस्तानी लॉज चलेंगे, इस पे आप दखल अंदाजी न करें, तो हम लोग क्या जवाब देते फिर? तो मतलब एक रूल आपने तब मतलब आपने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप प्लीज आने से पहले ये इस बात को मान लें कि हमारी सेंसिटिविटीज हैं और हम नहीं चाहते कि आप हुर्रियत से मिलें। ये अलग बात है कि उस पर डिबेट हो सकता है। मुशर्रफ, वाजपेयी साहब के टाइम में मुशर्रफ हुर्रियत से मिले और वाजपेयी कोई कम देशभक्त या कोई कम हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नहीं है मोदी साहब के तुलना में। उस पर डिबेट अलग हो सकता है, लेकिन जब आपने एक बार ये बात स्पष्ट कर दिया कि भाई आपके हाथ में है वो कमान, आपके पास वो अधिकार है ये विजिटिंग फॉरेनर को बताने के लिए, तो आपने उस अधिकार को इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बिल्कुल बेहतरीन बात है, आपने अच्छी बात याद दिलाई। और याददाश्त इसलिए बहुत ज़रूरी है इंटरनेट के दौर में, तजुर्बा और याददाश्त याद दिलाना उन हुक्मरानों को जो शायद चाहते हैं कि हमारी याददाश्त खत्म हो जाए, हमें कुछ भी याद ना रहे। बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, कई सवाल हैं मेरे पास और वक्त बहुत कम है। सुहासिनी, मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि जो ये देवबंद का पूरा कनेक्शन है, मैं समझती हूँ कि अपने आप में ये बड़ी एक ग्लैमरस स्टोरी है, टीवी ने भी इसको अपने हिसाब से कवर किया है। खासकर मैं देख रही हूँ कि बहुत ही सांप्रदायिक कम्युनल टारगेटिंग रही कि तालिबान वहां पर पहुंचे। लेकिन एक और बहुत गजब का एक नजारा देखने को मिला, वो ये कि बीजेपी के आईटी सेल के लोग और बाकायदा बीजेपी के समर्थक और उनके नेता तालिबान को डिफेंड करते हुए नजर आए कि हाँ, उनको देवबंद जाना ठीक बात है। तो पहले बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कि तालिबान के देवबंद जाने को, जिसका कनेक्शन सिर्फ भारत से नहीं है, पाकिस्तान से भी है, बांग्लादेश से भी है, अफगानिस्तान से भी है, तो पूरे दक्षिण एशिया के लिए ये एक जो सेंटर ऑफ लर्निंग है और इस्लामिक एजुकेशन है, इसका अपना महत्व है। लेकिन तालिबान को नापसंद करने वाले लोग वो ये कहते हैं कि इसका एक टेररिज्म का कनेक्शन ये कि क्या देवबंदी विचारधारा से प्रभावित होकर तालिबान ये इस तरह से वायलेंस करते हैं। जहां तक मुझे पता है, आई एम नो स्कॉलर ऑन दिस, जो दारुल उलूम सेमिनरी वहां देवबंद में है, वो एक जैसे स्पिरिचुअल आइडियोलॉजिकल रूट्स माने जाते हैं इन सब मूवमेंट्स की, और तालिबान जो है एक देवबंदी स्कूल का माना जाता है। तो स्पिरिचुअल बातों में मेरी ज्यादा जानकारी नहीं है। इतना जरूर मुझे पता है कूटनीति के तौर पे कि पिछले कई बार मुझे पता चला है जब अफगानिस्तान के नेताओं ने पूछा था कि क्या हम देवबंद जा सकते हैं, क्योंकि ये 2021 के पहले, तालिबान के आने से पहले एक ऐसी मतलब कैंपेन शुरू हो गई थी कि जो भी सेमिनरीज हैं, जो भी इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, ना कि सिर्फ इंडिया में लेकिन और भी जगहों में, उनसे एक तरह का फरमान जारी किया जाए या एक तरह का इंटरप्रिटेशन दिया जाए कि ये जो सुइसाइड बॉम्बिंग तालिबान कर रहा था और अलग तरह की दहशतगर्दी, टारगेटिंग और टेरर अटैक्स, और इंडियंस पे बहुत पर्टिकुलरली तालिबान ने निशाना साधा था। आपको याद होगा 2008 में इंडियन एम्बेसी पे अटैक हुआ था, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वरिष्ठ ऑफिसर उसमें उनकी फौत हुई थी, वो फौत हुए थे। और फिर एक मेजर मेहता थे, ब्रिगेडियर मेहता थे, वो भी उनकी डेथ हुई थी। उसके अलावा हेरात में और भी कॉन्सुलर मिशंस पे हमला तालिबान ने किया था। हमारे जो वर्कर्स थे वहां, तो मतलब इतने सारे अटैक्स थे जो इंडियन वर्कर्स पे हुए, इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सदीकी पे हुआ, जहां इंडिया को टारगेट किया गया था। तो वो चाहते थे कि तालिबान को एक फरमान भेजें या स्टेटमेंट भेजें कि ये सब इस्लाम में जायज नहीं है।
तो वो आए थे इधर, नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स भी आए थे, मिनिस्टर लेवल तक आए थे, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि कैन वी गेट परमिशन टू गो टू देवबंद, और इनको बिल्कुल सख्त मना कर दिया था। बल्कि एक जो आई थिंक मिनिस्टर फॉर हज थे, जिन्होंने कोशिश की थी अपने आप जाने के लिए ऑन अ पर्सनल विजिट टू देवबंद, जब वो वापस आए तो बहुत नाराजगी जताई गई उनके खिलाफ। तो अगर पहले 2021 के पहले कोई भी जैसे अफगान या फॉरेनर को इस तरह की मंजूरी नहीं दी जा रही थी टू गो टू देवबंद, इट वाज कंसिडर्ड टू सेंसिटिव कि आप हमारे जो रिलीजियस सेमिनरीज में हैं, आप बाहर से आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो क्या वजह थी कि गवर्नमेंट ने मौलवी आमिर खान मुताकी को बाकायदा पूरा मतलब प्रोटोकॉल के साथ, आपको शायद पता हो कि हाईवे को बंद कर दिया था, वहां पहुंचते ही पुलिस ने उनको एक सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया था, और ये वीडियोस जारी किए गए थे कि वो इतने मतलब लोगों से घिरे हुए हैं। ऑब्वियसली आप इतनी बड़ी सेमिनरी में जाएंगे, आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा सेमिनरी है या उनमें होगा, कि आप इतने बड़ी सेमिनरी में जाएंगे जहां ये स्टूडेंट्स है, तो ऑब्वियसली घेर लेंगे, बहुत लोग आ जाएंगे। तो ये वीडियोस इतने जारी थे, इतने मतलब बिग स्केल पे किया, ये मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट के रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता था, और बहुत लोग हैं जो इस पे नाराजगी जता। सिद्धार्थ, मैं चाहती हूँ आप इस पे जरूर आए और टिप्पणी कीजिए कि क्या कोई भी विदेश नीति का कोई ऐसा पहलू 11 साल में नहीं रहा जिसको कि घरेलू राजनीति से ना जोड़ा जा सके। जब ये तस्वीरें आती हैं कि बहुत सारे लोग सफेद कपड़े, कुर्ता पजामा पहन के और दाढ़ी टोपी के साथ, मुतक्की साहब जो कि लगभग वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं जैसे देवबंद में लोग पहनते हैं, और उनका मिलन हो रहा है, कार पे हम देख रहे हैं लोग टूट पड़ रहे हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में वहां लड़के जो देवबंद में पढ़ते हैं और आसपास के इलाकों के लोग भी तालिबान के इन मंत्री से मिलते हैं, तो ये आम जो मन मानुष है उसमें किस तरह की भावना जाती है? इससे क्या प्लानिंग, क्या रणनीति आपको नजर आती है मोदी सरकार की? ये बड़ा दुरुस्त सवाल है आपका आरफा जी। मैं समझता हूं कि कूटनीतिक, राजनयिक आपके जो भी मजबूरियां हो, और उस पर हम बात करेंगे कि आखिरकार भारत सरकार तालिबान से रिश्ते मजबूत क्यों बनाना चाहती है, इसकी वजह क्या है, इसके इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या हैं। लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एक लेवल पे होता है और एक पॉलिटिकल प्रमोशन दूसरे लेवल पे होता है। देखिए, तालिबान जो है ये विचारधारात्मक या दीनी एंगल से अगर देखा जाए तो ये देवबंदी तंजीम माने जाते हैं, लेकिन ये ऐसे तलबा हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो कई गुना ज्यादा जो है वो देवबंद से आगे भाग चुके हैं। और तालिबान जैसी तंजीम आपको हिंदुस्तान में देवबंदीज के इर्द गिर्द आपको नहीं मिलेगा। तो ये जब एक बात होती है कि भाई छात्र अपने पुराने स्कूल में जाके मत्था टेकने चाहता है, लेकिन ये वो बात नहीं है। यहाँ पे तो स्टूडेंट कॉलेज से आगे दौड़ चुका है। कॉलेज जो चीज पढ़ा रहा है और तालिबान जो चीज प्रैक्टिस में कर रहा है, जिसको फैलाने का काम तालिबान कर रहा है, आपने मुतक्की को जो इस रेजीम का एक रिप्रेजेंटेटिव है, आपने उसको फुल ऑनर्स के साथ वहां जाने दिया, जबकि जैसे सुहासिनी ने कहा कि प्रीवियसली जहां पे आपको एक अच्छी वजह थी काबुल अथॉरिटीज को वहां तक ले जाने का, आपने नहीं किया। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो एज ए नुमाइश, मतलब तालिबान को एज ए नुमाइश पेश करना, एक स्पेक्टिकल बनाना, ये मैं भारतीय जनता पार्टी के सियासत से मैं इस चीज को जोड़ता हूं। और बात थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दरअसल में मोदी साहब ये समझते हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पे मैं जितना जूस निचोड़ सकता हूं तालिबान से मैं करूंगा, और जो लोग उंगली उठा रहे हैं कि भाई देखो, जैसे ऑपोजिशन पार्टी कह रहा है कि भाई आपने तो 180 डिग्री टर्न ले लिया, आपने कहा कि भाई तालिबान से कभी हमारा रिश्ता नहीं होगा, गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं होता, वो जो उनका क्लिप बार बार चल रहा है और ऑपोजिशन वाले चला रहे हैं, इसकी कोई खास परवाह मुझे लगता नहीं मोदी साहब को है। अंतर्विरोध को वो धूल की तरह अपने कपड़ों से
हटा देंगे। लेकिन अगर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है बीजेपी का कि हिंदू मुस्लिम के बीच में ध्रुवीकरण इंट्रोड्यूस करना और पुश करना, पोलराइज करना, हिंदुओं को बताना कि भाई मुसलमान दरअसल में हम जैसे नहीं है, ये अलग किस्म के लोग हैं, इनकी लॉयल्टी कहीं और है, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में लगा कि ये जो एक नुमाइश के तौर पे उनको वहां पे ले जाना, ये पूरी तरह से जानते हुए जी कि आपकी मीडिया वहां पहुंच जाएगी, लोग वहां पे क्यूरियोसिटी होगा, लोग देखना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, तो एक नजारा आपने और बना इसके दिया। अलावा बहुत शानदार तरीके से, बहुत दिलचस्प और शानदार तरीके से आपने इस पूरी बात को समझाया और बात समझ में आई है। और इसके अलावा मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि पूरा इकोसिस्टम, यानी एक तरफ सरकार इसकी इजाजत देती है, सुहासिनी ने कहा कि कैसे पूरा जो फ्लाईओवर है वो बंद कर दिया गया, हाईवे बंद कर दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, ये भी हमने देखा, वो तस्वीरें भी वायरल हुई। और उन्हीं के जो लोग हैं, उन्हीं के समर्थक कह रहे हैं भारत के लिए ये बहुत खतरनाक है, भारत में कट्टरपंथ को इस तरह से बढ़ावा नहीं देना चाहिए, भारत में तालिबानी सोच यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस तरह की कमेंट्री कर रहे हैं उन्हीं के समर्थक, इसी सरकार के समर्थक। आखिरी सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सुहासिनी आपके साथ शुरुआत करूंगी और संक्षेप में बहुत, वो ये कि राजनयिक क्या मजबूरी है इसमें, पाकिस्तान का खासकर जो एंगल है जिसमें दोनों देशों के बीच अब बहुत ही हिंसक झड़पें हो रही हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ऐसे में किस तरह का अवसर देख रही है मोदी सरकार तालिबान से एंगेज करने की वजह? जरूर आरफा, मैं कहूंगी कि काफी सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट तालिबान के साथ एंगेज करना चाह रही है और अब अपना रिलेशनशिप को अपग्रेड करना चाह रही है। जयशंकर जी ने कहा है कि अब एम्बेसी बनेगी वहां पे, रीएस्टैब्लिश होगी वहां काबुल में। एक रीजन डेफिनेटली ये है कि इस माहौल में जहां पूरे साउथ एशिया में हम देख रहे हैं काफी अनबन है और भारत के भी दोस्त थोड़े कम होते जा रहे नजर आ रहे हैं अभी, तो मुझे लगता है कि तालिबान के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप वो चाहते हैं। दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान एक ऐसा जरिया है जो भारत पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है। पहले ये सोच थी कि चाबहार, ईरान, अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया को अगर कनेक्ट करना है तो ये इसी तरह से होगा कि तालिबान के साथ अच्छे संबंध हों। छोटी सी टिप्पणी 40 सेकंड के अंदर इसी सवाल का जवाब। देखिए, मेरा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, ये पुराना एक रिवाज है डिप्लोमेसी में। मुझे कोई हर्ज नहीं अगर भारत सरकार इस दिशा में सोच रहा है, लेकिन दो बातें हैं। सबसे पहले कि एक ऑल और नथिंग अप्रोच नहीं होना चाहिए। आपने 2-3 दशक से ज्यादा आपने अफगानिस्तान के लोगों से रिश्ता बनाया है और तालिबान के आने के बाद आपको याद होगा कि आपने मेडिकल वीजाज देना बंद कर दिया। जो अफगानी बच्चे हिंदुस्तान में पढ़ने आते थे उनके वीजाज आपने बंद कर दिए, उनके स्कॉलरशिप्स आपने बंद कर दिए। तो ऐसा कैसा रिश्ता आप बना रहे हो जहां पे आप वहां की हुकूमत से एक मजबूत डिप्लोमेसी कर रहे हैं, लेकिन वहां के लोग जो हैं, जो असली भारत के चाहने वाले हैं, जिनके साथ हमारा एक रिश्ता है, उनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको आप इग्नोर कर रहे हैं। तो ये एक अनबैलेंस मुझे लगता है कि रिलेशनशिप है। और मैं आखिरी टिप्पणी आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं मतलब ऐसी एक मुझे पॉलिसी लगती है जो बहुत गहराई से सोची समझी स्ट्रेटेजी नहीं है। आप करें, लेकिन एक मौका परस्त किस्म का जो एक रिश्ता लग रहा है कि भाई पाकिस्तान अमेरिका के ज्यादा करीब जा चुका है, इसलिए जल्दबाजी में मैं कुछ करूं तालिबान के साथ, ये मुझे एक पैनिक रिएक्शन किस्म की डिप्लोमेसी लग रही है, बजाय ये कि आपने एकदम स्ट्रेटेजिकली डिटेल में सोचा समझा और कोई ऐसे रणनीतिक